नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 8वां पाठ पढ़ेंगे। 8वें पाठ का जो नाम है वो है समकालीन कविता। 8वें पाठ का नाम क्या है? समकालीन कविता। ये जो समकालीन कविता है वो आज की कविता की बात हो रही है। समकालीन यानी वर्तमान समय की जो कविता है उसकी बात हो रही है। तो आज की कविता की हम बात करते हैं, जिसके पहले भाग में हम पढ़ेंगे राजेश जोशी को। राजेश जोशी की कविता है जिसका नाम है संयुक्त परिवार। आज की एक ये मूल समस्या है, संयुक्त परिवार। पहले किस तरीके से लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे, आजकल है वो जो नगरीय सभ्यता है उसकी तरफ बढ़ते हुए एकल परिवार की तरफ है वो ज्यादातर लोग है वो बढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं संयुक्त परिवार की। राजेश जोशी की कविता है जिसका नाम क्या है? संयुक्त परिवार। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी गई है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसान शब्दों में है वो इस कविता को राजेश जोशी ने है वो पिरोया है। मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है। मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है। घर के ताले में उसकी पर्ची खुशी है। घर के ताले में उसकी पर्ची खुशी है। आया होगा न जाने किस काम से वह। आया होगा न जाने किस काम से वह। न जाने कितनी बातें रही होगी मुझसे कहने को। चली गई है सारी बातें भी लौटकर उसी के साथ। रास्ते में हो सकता है कहीं उसने पानी तक न पिया हो। सोचा होगा शायद उसने कि यही मेरे साथ पिएगा चाय। कैसा लगता है इस तरह किसी का घर से लौट जाना। तो इसमें जो राजेश जोशी है वो इस संयुक्त परिवार कविता में है वो क्या कहना चाहते हैं, देखिएगा। इसमें कविता की शुरुआत किसी व्यक्ति के दरवाजे पर ताला लगा देखकर लौट जाने से हुई है। कविता की जो शुरुआत हुई है उसकी शुरुआत के घर में एक घर का जो दरवाजा है उस पे ताला लगा हुआ है और उस ताले को देख करके वो व्यक्ति है वो वापस लौट जाता है। उसमें एक पर्ची है वो खुशी मिलती है। यानी आज का जो समय है, एकल परिवार में रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर है वो काम से बाहर रहते हैं और घर में क्या लगा हुआ रहता है? ताला लगा हुआ रहता है। और पहले जब संयुक्त परिवार में लोग रहते थे तो कोई ना कोई घर पे मौजूद, अगर कोई भी व्यक्ति बाहर जाता तो घर में कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर ही मौजूद मिलता। तो इस तरीके से ताला लगा हुआ वहां पे नहीं दिखाई देता है। तो कभी इसमें आगे क्या कहते हैं, कवि बताता है कि दरवाजे में ताला लगा देखकर किसी आगंतुक ने, यानी कोई मेहमान आया होगा तो उसने ताले में एक पर्ची लगा दी। ताले में क्या लगा दी? एक पर्ची लगा दी। संभव है पर्ची में उस व्यक्ति ने अपना नाम, पता और आने का कारण लिखा हो। संभव है कि उसने उस पर्ची में अपना नाम लिखा होगा, उस पर्ची में है वो अपना पता लिखा होगा और उसमें आने का कारण लिखा होगा। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जो चीज है ये कविता में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि वो कौन आया था, किस कारण से आया था, ये स्पष्ट नहीं है। आप जानते हैं कि एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार में वह परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में सिर्फ वो होते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है। तो एकल परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर होते हैं। एकल परिवार के ज्यादातर सदस्य, यानी ये मानिए कि सभी सदस्य अगर कहीं जाएंगे तो भी सभी के सभी बाहर जाएंगे। क्योंकि देखो, माता पिता है या पति पत्नी है तो अपने बच्चे को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? तो वो तीनों ही है वो साथ निकलते हैं, यानी सभी है वो घर से साथ ही निकलते हैं। तो निश्चित तौर पे घर पे क्या लगाना पड़ेगा? ताला लगाना ही पड़ेगा। तो दरवाजे पर ताला लग जाता है। किंतु संयुक्त परिवार, अब संयुक्त परिवार में कौन होता है? वह परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची सहित चचेरे भाई बहन आदि होते हो। तो संयुक्त परिवार वाले घर में ताला लगाने की जरूरत कभी नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई सदस्य घर में हमेशा ही मौजूद रहता है। संयुक्त परिवार में तो कोई ना कोई तो घर पे रहेगा। दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, ताऊ है, कोई ना कोई घर पे जरूर है वो मिलेगा ही मिलेगा। एकल परिवार के सदस्य अपने अपने कार्यों से घर से बाहर जाते हैं, इसलिए उन्हें घर के दरवाजे पर ताला लगाना पड़ता है।
कवि इस बात से चिंतित है कि मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति मिले बिना लौटकर चला गया। कवि इस बात से चिंतित है कि मिलने के लिए जो व्यक्ति आया था वो मिले बिना ही वापस चला गया। और किस कारण से आया था, कौन आया था, किस वजह से आया था, क्या सोच करके आया था, ये सारी समस्याएं हैं वो लेकर के ही चला जाता है साथ में। उसकी चिंता का विषय यह भी है, यानी उसकी चिंता का विषय यह भी है कि वह व्यक्ति जाने किस काम से आया होगा। भाई वो व्यक्ति जो है, वो पहली बात तो वो व्यक्ति कौन आया होगा, किस काम से आया होगा। उसके पास बहुत सी बातें रही होंगी, और उस व्यक्ति के पास में बहुत सी बातें रही होगी जो वो मेरे को कहने के लिए आया था, लेकिन वापस जाने की वजह से वो बातें क्या रह गई, उसी के पास है वो रह गई कहने के लिए, लेकिन बिना कहे ही वह लौट गया होगा। कवि उसके लौट जाने से व्यथित है। कवि उसके लौट जाने से क्या है, व्यथित है, परेशान है। वह उसके प्यासे होने के बारे में भी सोचता है। कवि ये भी सोचता है कि वह प्यासा होगा, और उसने सोचा होगा कि मैं उसी के घर पे जाकर के है वो पानी पीऊंगा या साथ बैठ करके चाय पीऊंगा। तो वो कवि ये सोच रहा है कि वो क्या होगा, प्यासा होगा। और ये भी सोचता है कि शायद वह मेरे साथ चाय पीने की इच्छा से भी आया हो। घर के ताले में पर्ची का लगा होना व्यक्ति का समाज से संवाद के टूट जाने की त्रासदी को दिखाता है। यानी ये जो दरवाजा है, दरवाजे पे लगा ताला है, और ताले में जो पर्ची लगी है, ये पर्ची किसका प्रतीक है, समाज से संवाद के टूट जाने की त्रासदी को है वो ये दिखाता है। ताले में पर्ची लगी देखकर कवि बेचैन और चिंतित है। जो पर्ची लगी हुई उसको देख करके कवि क्या है, बेचैन है, चिंतित है। क्यों है कि न जाने वह आगंतुक यानी मेहमान किस काम से आया होगा। शायद कुछ कहना चाह रहा होगा। अगर वह कहीं दूर से आया होगा तो उसने पानी तक नहीं पिया होगा। कवि को इसका भी पछतावा है कि वे सारी सूचनाएं जो उसे आगंतुक से मिलती, उससे वह वंचित रह गया है। आपने ये देखा होगा कि चाय पीते हुए लोग अपने सुख दुख की बातें किया करते, यानी चाय जब पीते हैं बैठ करके तो वो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे से है वो बातें करते हैं। तो ये वाली स्थिति से वो कवि क्या रह गया, दूर रह गया, वंचित रह गया। यहां कवि को इस बात का दुख है कि वह आगंतुक जो लौट गया शायद मेरे साथ बैठकर चाय पीना चाहता होगा। आगे देखते हैं कविता के अगले अंश में कि इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा। इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन के उस पैतृक घर से। बचपन के उस पैतृक घर से आज तक कभी कोई इस तरह से नहीं लौटा होगा, ये कवि है वो सोच रहे हैं। वहां बाबा थे, दादी थी, माँ और पिता थे। लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे, लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, फिर भी वो साथ साथ रहते थे। सारे भाई बहन कोई न कोई हर वक्त बना ही रहता था। घर में पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था। हर आने वाले को पूछ लिया जाता था। गुड़ और पानी को खबर मिल जाती थी। बाहर गए आदमी की ताला देखकर शायद ही कभी कोई लौटा होगा घर से। यानी वहां अगर कोई भी गया है तो शायद ही, मुझे नहीं याद आता कि कभी कोई बाबा के घर से है वो लौट करके वापस गया होगा। यानी वो संयुक्त परिवार की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कभी कोई लौटा होगा घर से। टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ। जब टूटने के क्रम में हुआ तो बहुत कुछ टूट चुका है। बहुत कुछ अब इस घर में रहते हैं, बहुत कुछ अब इस घर में रहते हैं। इस घर में कौन रहते हैं, इन मीन तीन जन। इन मीन तीन जन, निकलना हो कहीं तो सब निकलते हैं एक साथ घर सूना छोड़कर। यानी अब यहाँ पे संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ आते हैं, और एकल परिवार के बारे में है वो कवि बताते हैं कि एकल परिवार में कौन रहते हैं, इन मीन तीन जन। यानी या तो वो खुद, या उसकी पत्नी, या उसका बच्चा, यानी उनके बच्चे, बस तीन लोग ही वहां पे है वो रहते हैं। तो इन मीन तीन जन, निकलना हो कहीं तो सब निकलते हैं एक साथ घर सूना छोड़कर।
ये छोटा सा एकल परिवार कोई एक बाहर चला जाए तो दूसरों को काटने को दौड़ता है घर। और ये तीनों साथ में अगर नहीं भी जाए, तीनों साथ में जाए तो पीछे ताला लगा के जाना होगा, और तीनों अगर साथ में नहीं भी जाए, कोई एक चला जाए या कोई दो चले जाए, तो एक जो घर में बच जाता है उसको पूरा का पूरा घर है वो काटने को दौड़ता है, क्योंकि वो पूरे घर में अकेला ही मौजूद होता है, बिल्कुल घर है वो सूना होता है, तो अकेला वहां पे वो मौजूद होता है। अब देखो इसमें व्याख्या कवि क्या कहना चाहते हैं। हमारी परंपरा में अतिथि देवो भव, हमारी जो हिंदुस्तानी परंपरा है उसमें अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के तुल्य होता है, देवता के समान होता है, के आदर्श का पालन होता रहा है। हमारे यहाँ वैदिक युग से ही अतिथि को देवता के समान माना जाता रहा है। कवि को इस बात का बहुत दुख है कि उसके पैतृक घर से कभी कोई इस तरह नहीं लौटा होगा। कवि को इस बात का दुख है कि कभी मेरा जो पैतृक घर है, जो पिता का घर है, वहां से कभी कोई इस तरह वापस नहीं लौटा होगा। किसी आगंतुक यानी मेहमान का लौट जाना कवि के लिए एक कष्टदायक घटना है। ये कैसी घटना है? एक कष्टदायक घटना है ये कवि के लिए। उसे याद आते हैं संयुक्त परिवार में रहने वाले दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और भाई बहन सभी साथ साथ रहते थे। कैसे रहते थे? सब साथ साथ रहते थे। यहाँ कवि की स्मृति बार बार अपने पैतृक घर की ओर जाती है। यानी वो जब घर में साथ रहते तो आपस में लड़ते भी रहते, कभी लड़ाइयां होती, लेकिन शाम को वैसे के वैसे यानी मिलजुल करके किसी न किसी कारण से एक दूसरे से बातचीत होती ही रहती। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कवि कि किस तरीके से संयुक्त परिवार हुआ करता था। कविता के इस अंश में कवि उपभोक्तावादी संस्कृति पर आधारित नगरीय जीवन शैली की तुलना ग्रामीण जीवन शैली से करता है। नगरीय जो जीवन शैली है उसकी तुलना किससे कर रहा है? ग्रामीण जीवन शैली से, कि किस तरीके से गांव में है वो संयुक्त परिवार में लोग हैं वो मिलजुल करके रहते हैं, आपसी भाईचारा होता है। बल्कि यहाँ शहर में यानी नगरीय जो जीवन शैली है इसमें तो पड़ोसी व्यक्ति भी है वो ढंग से नाम नहीं जानता होगा कि ये कौन व्यक्ति है, क्या नाम होगा, क्या काम करता होगा। और यहाँ पे दिन में लगे हुए तालों को देख करके चोरों को भी क्या मिल जाती है? चोरों के लिए भी आसानी हो जाती है। तो देखो क्या कह रहे हैं इसमें आगे। कविता के इस अंश में कवि उपभोक्तावादी संस्कृति पर आधारित नगरीय जीवन शैली की तुलना ग्रामीण जीवन शैली से करता है, जहां उसके लिए पहले घर का मतलब एक संयुक्त परिवार हुआ करता था। घर का मतलब क्या था? एक संयुक्त परिवार हुआ करता था। कवि अपने बचपन के उस पैतृक घर को याद करता है जहां कभी कोई दरवाजे से ताला देखकर नहीं लौटा था। आज की नगरीय जीवन शैली में परिवार के जीविकोपार्जन का दायित्व सभी पर है। यानी जो आज एकल नगरीय जो जीवन शैली है और उसमें जो जीविकोपार्जन की जो जरूरतें हैं, यानी उसके लिए सबको कोई ना कोई काम है वो करना ही पड़ता है। तो जीविकोपार्जन का दायित्व सभी पर है, जिसके कारण प्राय कार्य दिवसों पर घर में कोई मौजूद नहीं रहता। जब काम का समय होता है तो काम के समय में घर पे कोई भी मौजूद है वो नहीं रहता है। दरवाजे पर लगा ताला उसी का सूचक है। कवि के शब्दों में अब इस घर में रहते हैं, कवि के शब्दों में अब इस घर में रहते हैं ईन मीन तीन जन। ईन मीन तीन जन अर्थात बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था के दबाव के कारण लोग अपने कस्बों और गांवों से पलायन करते हुए जब महानगरों की ओर आते हैं तब प्राय पति पत्नी और बच्चे ही उस परिवार में रहते हैं। पति पत्नी और बच्चे ही उस परिवार में रहते हैं। दादा दादी और दूसरे रिश्तेदार पीछे छूट जाते हैं। कवि घर के सूनेपन के एहसास से घबराते हैं। खाली घर उसे काटने को दौड़ता है। मनुष्य की सामाजिकता उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वह अकेले नहीं जी सकता। आगे देखो, नए चलन ने बहुत सहूलियत बख्शी है। नए चलन ने बहुत सहूलियत बख्शी है चोरों को। किसको बख्शी है बहुत सहूलियत? चोरों को। कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान। कविता आगे बढ़ रही, देखो कविता में क्या कह रहे हैं कि नए चलन ने बहुत सहूलियत बख्शी है। किसको? चोरों को। कम हो रहा है मिलना जुलना,
कम हो रही है लोगों की जान पहचान, सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग, तार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश। तार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश, बाबा को जानता था सारा शहर, बाबा को जानता था सारा शहर, पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते थे, मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से, अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं परिवार के सारे लोग, सिर्फ एल्बम में रहते हैं परिवार के सारे लोग एक साथ। टूटने की इस प्रक्रिया में क्या, टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है कोई नहीं सोचता, कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है, कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है। आगे व्याख्या में कवि क्या कहना चाहते हैं देखिएगा। कवि यहां उस समय को याद कर रहा है जब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते थे। कवि उस समय को याद कर रहे हैं जब एक दूसरे के सुख दुख में सब है वो शामिल होते थे, सुख में सब शामिल होते, दुख में सब शामिल होते। इसके विपरीत आज एकल परिवार में सभी लोग जीवन की अपनी अपनी जरूरतों में उलझे हुए हैं, अपनी अपनी जरूरतों में उलझे पड़े हैं। ऐसी जीवन शैली के कारण एक और लोगों के आपस यानी लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। ऐसी जीवन शैली में लोगों के लिए एक दूसरे के लिए समय नहीं है, तो दूसरी ओर चोरों को सुनहरा अवसर मिल जाता है, चोरों को सुनहरा अवसर मिल जाता है, यानी घर के सारे सदस्य बाहर और चोर अंदर। घरों में लगे इन तालों ने लोगों को अपने आस पड़ोस से काट दिया है, घरों में जो लगे इन तालों को देख करके आस पड़ोस जो है उससे भी काट दिया है। लोग न तो एक साथ मिलकर खुशियां मना पाते हैं, न ही दुख के समय एक दूसरे के काम आ पाते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि न तो लोग अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते हैं और न पड़ोसियों से मित्रता कायम करने की अब फुर्सत है। लोग मोबाइल आदि माध्यमों के जरिए बधाई और शोक के संदेश भेजकर औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपनी औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। कवि को परिवार टूटने का एहसास बार बार सताता है, कवि को परिवार टूटने का एहसास बार बार सताता है। संयुक्त परिवार के टूटने से अनेक स्तरों पर मूल्यों का ह्रास हो रहा है, यानी संयुक्त परिवार के टूटने से अनेक स्तरों पर मूल्यों का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। ये मूल्य ही परंपरा, संस्कृति और मर्यादा के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें इस बात की शिकायत भी है कि उपभोक्तावाद, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद ने हमारी मूल्य व्यवस्था को बेहद क्षति पहुंचाई है। हमारी जो मूल्य व्यवस्था उसको बहुत क्षति पहुंचाई है। किसने? उपभोक्तावाद ने, पूंजीवाद ने, व्यक्तिवाद ने, इन सब ने हमारी संस्कृति यानी मर्यादाओं को है वो नष्ट करने का काम किया है। कवि संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार के बनने की प्रक्रिया में पूर्वजों और अपनी पीढ़ी के बीच के अंतर पर ध्यान दिलाते हैं। उस पे भी उन्होंने ध्यान दिलाया। कैसे? जहां उनके बाबा को सारा शहर जानता था, जहां उनके बाबा को सारा शहर जानता था और पिता को 4 मोहल्ले के लोग जानते थे, और उसको कवि खुद को यानी पड़ोसी भी नहीं जानता, यानी कोई भी उसे है वो नहीं जानता है। तो जहां उनके बाबा को सारा शहर जानता था, वहीं उनके पिता को पीढ़ी से यानी पिता की पीढ़ी से अजनबीपन का यह दौर शुरू हो गया, यानी उनके पिता की जो पीढ़ी है उनसे अजनबीपन का जो ये दौर है वो शुरू हो गया। लेकिन तब भी उनके पिता को 4 मोहल्लों के लोग जानते थे, लेकिन कवि की पीढ़ी में उसके पड़ोसी तक उनका नाम नहीं जानते। द्वार पर आया हुआ अतिथि दरवाजे का ताला देखकर कवि के घर से लौट गया है। ये ताला आज नगरों में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक अलगाव को इंगित करता है, और ये जो नगरों में लगे हुए घरों के सामने ताले हैं ये आज आम बात है वो हो गई है। भाषा तथा शिल्प सौंदर्य, भाषा और शिल्प सौंदर्य की है वो हम बात करेंगे।
भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा किसका साधन है? अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे के विचारों से है वो अवगत हो पाते हैं। इसी के माध्यम से कवि अपनी अनुभूतियों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। कविता रागात्मक, लाक्षणिक, प्रतीकात्मक एवं आलंकारिक होती है। कविता की भाषा सामान्य भाषा की तुलना में स्वच्छंद, लचीली, जीवंत, प्रभावी और संप्रेषणीय होती है। आधुनिक कवियों का बल भाषा के संप्रेषण को प्रभावी बनाने पर होता है। आधुनिक जो कवि है उनका जो बल है वो भाषा के संप्रेषण को क्या बनाना है? प्रभावी बनाना है। आइए देखते हैं कि संयुक्त परिवार कविता भाषा की दृष्टि से दूसरी कविताओं से किस तरह से अलग है। आधुनिक कविताओं में कवि का जोर परंपरागत रस, छंद, अलंकार के नियमों पर नहीं रहता है। यानी जो आधुनिक कविताएं हैं, आधुनिक कविताओं में कवि का जो जोर है वो परंपरागत रस, छंद, अलंकारों के नियमों पे नहीं रहता है। आधुनिक कविता की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। आधुनिक जो कविता है उसकी भाषा जो है वो आम बोलचाल की भाषा है। यह वह भाषा है जिसमें आम जनता सोचती है, बोलती है और अपनी भावनाएं संप्रेषित करती है। यह कविता को पढ़ते हुए आपको लगा होगा कि कवि अपनी आप बीती सुना रहा है। भाषा की सहजता इस कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। जब कवि एकल परिवार के सदस्यों को इन मीन तीन जन कहते हैं तब उनकी भाषा की जो सहजता यानी बोली की मिठास तक पहुंच जाती है। जो भाषा की सहजता है वो बोली की मिठास तक है वो पहुंच जाती है। भाषा की सहजता आधुनिक कविता की विशेषता है। इसका कारण यह है कि आधुनिक कवि संप्रेषण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आधुनिक कवि जो है संप्रेषण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कविता के माध्यम से या अपनी बात को कहना चाहते हैं तो वो इस तरीके से, इतना सिंपल तरीके से कहते हैं कि सामने वाले को वो बात है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो संप्रेषण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। परंतु यह आधुनिक कवि के लिए एक चुनौती भी है। यह आधुनिक कवि के लिए एक चुनौती कि सिंपल भाषा में कविता को रचना। माना जाता है कि लेखन में कभी भी शब्दों और उसमें निहित भावों को उस रूप में उतारना संभव नहीं होता जैसा हम बातचीत के दौरान कर पाते हैं। संयुक्त परिवार कविता में राजेश जोशी भाषा और शिल्प की इस चुनौती पर खरे उतरे हैं। इस चुनौती पर क्या उतरे हैं? खरे उतरे हैं। इस कविता में ताला न सिर्फ घर के दरवाजे पर लगा है अपितु सामाजिक संबंधों के ऊपर भी, यानी सामाजिक संबंधों पर भी क्या लगा है? ताला लग गया है। कविता का आरंभ ही ताले में खुशी पर्ची से होता है। यानी कविता का जो आरंभ होता है वो भी ताले में खुशी पर्ची से होता है। पर्ची कोई चाबी नहीं है जो ताले को खोल सके, और पर्ची कोई चाबी नहीं है जो उस ताले को खोल सके। लेकिन कवि ने इसके माध्यम से जिन सवालों को उठाया है वह सभ्यता के सवाल है। वो किसके सवाल है? वो सभ्यता के सवाल है। इन दृश्यों की बुनावट के लिए इस्तेमाल भाषा इतनी सहज और सरल है कि हर पाठक जुड़ाव महसूस करता है। यानी पढ़ने वाला हर पाठक जो है इससे जुड़ाव महसूस करता है, अपने आप को उससे जोड़ करके देखता है। जिन्हें हमारे जीवन में इतना दोहराया जाता है कि वे आम व्यक्ति के लिए मुहावरे बन गए हैं। वे आम व्यक्ति के लिए क्या बन गए हैं? मुहावरे बन गए। यानी किसी भी बात को इतनी बार है वो कह देना तो वो आगे चल करके एक मुहावरे का रूप है वो ले लेते हैं। तो वही बातें हैं वो इसमें कही गई है। उम्मीद करता हूं राजेश जोशी की ये जो कविता है संयुक्त परिवार, ये आपको समझ में आई होगी और ये कविता आपको है अपने आप को इसमें है वो जोड़ने को मजबूर कर देती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये कविता आपको समझ में आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।